तो कल हमने पी एन जंक्शन स्टडी किया था। पी एन जंक्शन में क्या होता है, एक तरफ पी होता है, एक तरफ एन होता है। पी में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होता है। पी में तुमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे और एन में तुमको कुछ होल्स भी मिलेंगे। सो व्हाट विल हैपन इफ यू कंबाइन देम, देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी साइड में होल्स ज़्यादा है, एन साइड में होल्स कम है, तो होल्स एन की तरफ मूव करना चालू करते हैं। और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और पी में इलेक्ट्रॉन्स कम है, सो इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द एन साइड to the p side and they meet somewhere in the middle. So what will happen? Electrons and holes, they will recombine, right? And the charges will disappear. तो क्या होता है कि बीच वाले रीजन में ऐसे हमको जगह मिलता है जहाँ पर चार्जेस, फ्री चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज उस पर्टिकुलर बीच वाले जगह पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। उस रीजन का हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, राइट? एंड एज बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से शिफ्ट होके इस तरफ आ जाते हैं, दे मूव दिस साइड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले जाते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी आ जाता है एंड वी रिप्रेजेंट द डिफिशियंसी बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से होल्स निकल के कुछ आगे चले जाते हैं, तो इस स्लैब में होल्स का क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, और इस डिफिशियंसी को हम एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? और हमको ये पता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, इसके साथ हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट कर सकते हैं, right? And whenever there is an electric field, there will be a potential associated with the electric field. बात समझ में आया? Okay, fine. तो धीरे धीरे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चालू होगा, what will happen? Try to understand. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन को अपोज करेगा. It will further oppose the recombination of the majority charge carriers. Because खुद देखो यहाँ पर होल्स जो है वो इस तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उस होल को आने देगा? नहीं देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. बात समझ में आया? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर इस तरफ जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ये क्या करता है, ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन को क्या कर देता है, अपोज कर देता है. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो फाइनली एक वक्त आता है, ए टाइम विल कम. अच्छा, ये जो करंट है, करंट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं. सो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन आई से अबाउट द डिफ्यूजन करंट? द डिफ्यूजन करंट इनिशियली विल बी वेरी वेरी हाई, and as the potential barrier increases, it develops, the diffusion current becomes very very small and negligible. वो थोड़ा सा जो diffusion current मिलता है किस लिए मिलता है? Just imagine the energy band. energy band diagram याद है? तो conduction band भी तो एक band होता है ना, जिसमें बहुत सारे layers होते हैं. एकदम टॉप मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. Regarding the point where I'm trying to say, वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं. तो ऊपर के एनर्जी लेवल्स के जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास थोड़ा बहुत सफिशिएंट एनर्जी होता है कि ये लोग ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके जा पाए. तो थोड़ा बहुत तुम्हारा डिफ्यूजन करंट बना हुआ रहता है. इज दैट क्लियर? लेकिन एट द सेम टाइम इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो डेवलप हुआ है, इट विल एक्चुअली सपोर्ट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज बिकॉज उनका कंसंट्रेशन बहुत कम है. नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके रिकॉम्बिनेशन को सपोर्ट करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनका कंसंट्रेशन इतना कम है कि करंट इतना ज़्यादा नहीं बनता. और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट. याद है? डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूजन करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के लिए जो करंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट. और जब इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी बुलाते हैं, जब हमने इसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया, व्हेन इट इज लाइंग आइडल, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता. सर डिफ्यूजन करंट भी है, ड्रिफ्ट करंट भी है, कल दिखाया था. डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड एट इक्विलिब्रियम दे विल कंप्लीटली कैंसल आउट ईच अदर, राइट? तो व्हेन द पीएन जंक्शन इज लाइंग आइडल, there is no current flowing through the semiconductor diode or the PN junction. Is that clear? तो कल का कहानी हमने यहाँ पर कंक्लूड किया था. आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से how is a PN junction used in a circuit, right? उसके current variations के बारे में स्टडी करेंगे. Is that clear? Okay. So at the beginning your PN junction will look like this. It is not still connected with the circuit. इज दैट क्लियर? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर तो मेटेलिक प्लेट्स लगा के रखा है, मतलब दिस इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, 2 टर्मिनल्स है. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है. दिस इज द सिंबल.
डायोड का सिंबल है। कैसे याद रखोगे? ट्राइंगल तो दिख ही रहा है तुमको। ट्राइंगल का जो ये फ्लैटर साइड है, दिस विल रिप्रेजेंट द पी साइड, और दो वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स जो शार्पर साइड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा एन साइड को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? फिर से फ्लैटर साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो फ्लैटर साइड है ये पी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो शार्पर एंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन साइड को रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पी एन जंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। सो now the story begins. Now we are going to put that PN junction and connect it with a battery. बात समझ में आया? Before we connect this PN junction with the battery, इसके अंदर ऑलरेडी एक पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है, दिख रहा है? प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और हमने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसका वैल्यू हम वैरी कर सकते हैं। ये जो एरो साइन दिया है इसका मतलब है कि ये इसको हम इसका जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं? वैरी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ये जो हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, अप्लाइड वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? कौन से साइड के साथ कनेक्टेड है? पी साइड। ओके, दिख गया? ओके। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्टेड है? एन साइड। तो अभी इस चीज़ को ना ऐसे फील करो, तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव होल्स है। सो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, इन पॉजिटिव होल्स को किस तरफ मूव करने के लिए मोटिवेट करेगा? इस तरफ, मतलब राइट की तरफ, राइट? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज हाउ यू रिमेंबर। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, तो ये जो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी है ये इन होल्स को राइट की तरफ मूव करने के लिए मोटिवेट करेगा। व्हाट अबाउट द नेगेटिव टर्मिनल डूइंग विद द एन साइड? द एन साइड हैज गॉट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पी साइड की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करेगा, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल्स को एन साइड की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करेगा। मैंने कहा मोटिवेट करेगा, भेज देगा नहीं बोला मैंने, जा पाएगा ये नहीं, वो अलग बात है। मोटिवेट करा कि तुम आगे बढ़ो, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड को बोला कि नहीं तुम पी साइड की तरफ जाओ इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब ये जो बैटरी है ये रिकॉम्बिनेशन को फेवर कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन मतलब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ जाके जब मिलते हैं उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तभी बैटरी का जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके इंटेंशन को अगर ध्यान से देखोगे तो होल्स को वो एन साइड की तरफ भेजना चाहता है और इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड की तरफ भेजना चाहता है। बेसिकली ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये रिकॉम्बिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। एग्री विद दिस? कम ऑन, एग्री विद दिस? पक्का? अच्छा, लेकिन विल दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, holes on the left hand side and electrons on the right hand side, will they be able to recombine if I apply this voltage, applied voltage? क्या वो recombine कर पाएंगे? इसका आंसर होगा सर डिपेंड करता है आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया। मतलब जब हम नॉर्मली कहानी बताते हैं तो हम इनिशियली वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम रखते हैं, फिर मैंने जब कहा कि मैं इसको वेरी करूंगा, इसका मतलब क्या है मैं धीरे धीरे इसके वैल्यू को इंक्रीज करूंगा ताकि तुमको पूरा कहानी पता चले कि ये पीएन जंक्शन का फाइनल बिहेवियर कैसा होगा when I apply this applied voltage. Is that clear? अभी फिलहाल इतना समझना कि अभी हमने जो बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया है पीएन जंक्शन के अक्रॉस, उसका इंटेंशन है कि फिर से रिकॉम्बिनेशन कराओ, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इनिशियली तो हो रहा था खुशी खुशी, पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है बीच में जो कि उस रिकॉम्बिनेशन को रोक दिया था। लेकिन अभी का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फिर से रिकॉम्बिनेशन चालू करना चाहता है। तो ध्यान से सुनना, इस अप्लाइड वोल्टेज के लिए इस डिप्लीशन लेयर में जस्ट इमेजिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किस तरफ होगा? अप्लाइड वोल्टेज ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। तो इस पीएन जंक्शन के थ्रू अप्लाइड वोल्टेज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और पीएन जंक्शन में इंटरनली जो पोटेंशियल बैरियर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो इस तरफ है। सो कैन आई से द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है और इंटरनल फील्ड इस तरफ है, दे आर अपोजिंग ईच अदर। तो मैं इस चीज़ को ऐसे कह रहा हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल बैरियर के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। बात समझ में आया? बट इनिशियली अप्लाइड वोल्टेज तो बहुत छोटा है, वेरी लेस। बात समझ में? वो चाहेगा कि रिकॉम्बिनेशन चालू हो जाए। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल बैरियर है उसका वैल्यू बहुत बड़ा है, तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है पोटेंशियल बैरियर को डोमिनेट नहीं कर पाता। अभी भी पोटेंशियल बैरियर बड़ा है,
लेकिन अगर तुमने अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया है, इसका मतलब है पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। लेट मी गिव यू सम नंबर। लेट अस से पोटेंशियल बैरियर 100 है और तुमने अप्लाइड वोल्टेज कितना लगाया 10, तो 10 का तो ऑपोजिशन होगा ही ना, तो अभी पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू कितना होगा 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 का पोटेंशियल बैरियर है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो पोटेंशियल बैरियर अगर थोड़ा सा घट गया, व्हाट विल हैपन विद द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर? द डिप्लीशन लेयर विल स्क्वीज। ऐसा भी समझ सकते हो, एज बिकॉज होल्स को तुम इधर धक्का दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को तुम इस तरफ धक्का दे रहे हो, दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर। मिल नहीं पा रहे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट दे विल कम रिलेटिवली क्लोजर एज कंपेयर टू द इनिशियल सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो अप्लाइड वोल्टेज। समझ में आ रहा है? सो as you increase this voltage, as you increase the applied voltage, can I say that the width of the depletion layer will keep on decreasing? उसका जो width है, चौड़ापन जो है वो डिक्रीज होना चालू करेगा, पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू घटना चालू करेगा। बिकॉज पहले 100 था, तुमने 10 का अप्लाइड वोल्टेज लगा दिया और ये अप्लाइड वोल्टेज इसके ऑपोजिट है तो 90 बन जाएगा, और बढ़ाया तुमने 20 का, तो रिजल्टेंट वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, और बढ़ाया 70, 50, 40, 30 करते 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 when this process continues, पोटेंशियल बैरियर अभी भी एग्जिस्ट करता है, रिकॉम्बिनेशन अभी भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा। बिकॉज 100 वोल्ट का जब पोटेंशियल बैरियर था, सोचो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ओवर कर पा रहे थे, लेकिन जब 80 का पोटेंशियल बैरियर होगा, नाउ मोर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स lying in the upper portion of the conduction band. Are you getting the point? We'll now start recombining, but that quantity will be very very less. समझ में? So can you guess the rest half of the story? क्या होगा? मैं इस अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल बैरियर घटना चालू करेगा, डिप्लीशन लेयर का साइज घटना चालू करेगा, करते 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 जब मेरा अप्लाइड वोल्टेज एंड पोटेंशियल बैरियर के वैल्यू सेम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस दिस डिप्लीशन लेयर विल बिकम 0। द डिप्लीशन लेयर का विड्थ 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ा दूं तो अप्लाइड वोल्टेज जीत जाएगा, डिप्लीशन लेयर पूरा गायब हो जाएगा, एंड सडनली क्या होगा, सडनली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे चार्जेस वेट कर रहे थे कि मुझे राइट की तरफ जाना है, और लेफ्ट की तरफ भी बहुत सारे चार्जेस वेट कर रहे थे कि मुझे राइट की तरफ जाना है। तो सडनली उनको रोकने वाला कौन था? डिप्लीशन लेयर था, पोटेंशियल बैरियर था, और तुमने अप्लाइड वोल्टेज लगा के उस पोटेंशियल बैरियर को नलीफाई कर दिया, 0 कर दिया। वक्त लगा थोड़ा करने में, धीरे 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 विड्थ घटा, बट जब घटेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस वेट कर रहे थे दोनों तरफ मिलने के लिए। तो सडनली व्हाट विल हैपन? ह्यूज नंबर ऑफ होल्स, as because there is no depletion layer, will move on to the n side, and huge number of electrons from the n side will move on to the p side. बात समझ में? सडनली बहुत ह्यूज चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, एंड होल्स का मूवमेंट के कारण जिस तरफ करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण भी उसी तरफ ही करंट प्रोड्यूस होता है। मैंने पहले भी बताया था, IE प्लस IH हो जाता है। सो एज ए होल सडनली इस डायोड में, इस PN जंक्शन में करंट सडनली राइज कर जाता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। बात समझ में? इज दैट क्लियर? ये जो है दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, ये जो V मैंने लिख रखा है अप्लाइड वोल्टेज। जब मैंने 0.2 लगाया, करंट नहीं फ्लो किया, बिकॉज 0.2 वाज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर। 0.4 में भी करंट फ्लो नहीं किया, बहुत नेग्लिजिबल है। 0.6 में भी फ्लो नहीं किया, लेकिन 0.7 में, इन केस ऑफ आई थिंक सो दिस इज फॉर सिलिकॉन, एक बार देखना तो ये 0.7 वोल्ट किसके लिए है? यस, सिलिकॉन के लिए जिस वोल्टेज पे पोटेंशियल बैरियर गायब हो जाता है, मैंने वो बताया नहीं, उस वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, मैं ये नाम नहीं बताया। लेकिन इस वोल्टेज के बाद करंटली क्या होता है? करंट सडनली राइज कर जाता है, एंड यू नो द रीजन फॉर दिस, बिकॉज जो अप्लाइड वोल्टेज है उसने पोटेंशियल बैरियर को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया, डिप्लीशन लेयर गायब हो चुका है, एंड सडनली देयर इज अ ह्यूज फ्लो ऑफ charges from one side to the other side. Yes, there are two different variety of charges, but they are producing current along the same direction. तो सडनली 0.6 वोल्ट के बाद करंट स्टीपली राइज करता है। समझ में आया? और करंट का जो ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है वो करंट। तो ये ओम्स लॉ एकदम फॉलो नहीं कर रहा, समझ में आया? दिस विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस वोल्टेज एज कट इन वोल्टेज। इसका सिलिकॉन के लिए है 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए है 0.2 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड एज कट इन वोल्टेज। कोई डाउट?
बोलो रे, कोई डाउट? समझ में आया? देखो फ्लो कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? इससे यहाँ पर डिप्लीशन लेयर था, ठीक है ना? लेट अस से दिस वाज द पी साइड, लेट अस से दिस वाज द एन साइड। तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन डिप्लीशन लेयर तो पूरा खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरफ से इस तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस पहुँच जाते हैं, और इस तरफ से इस तरफ मतलब ऑलमोस्ट बाउंड्री में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इस तरफ पहुँच जाते हैं। इज दैट क्लियर? लेफ्ट से पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ पहुँच गया और राइट से नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट की तरफ पहुँच गया। लेकिन तुमको पता नहीं, इसमें ऑलरेडी होल्स पहले से ही था, एन वाले साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पहले से ही थे, तो यहाँ पर कुछ होल्स पहले से ही थे और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे। तो ध्यान से देखो, इस बाउंड्री में पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस साइड ऑफ द ऑफ दिस डायोड। बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा और यहाँ कम है। तो अभी इसके अंदर भी एक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। देखो भाई, जब क्रॉसओवर होगा ना एक बार में, तो वो लोग उस तरफ नहीं, पहले बाउंड्री में पहुंचेंगे फिर क्रॉसओवर होगा। तो बाउंड्रीज में चार्जेस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर मैं अगर इस पूरे स्लैब में पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन को कंपेयर करूँ तो इस बाउंड्री में पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कब का बात है? डिप्लीशन लेयर गायब होने के बाद का बात है, उसका पहले का कहानी नहीं है, उसके बाद का कहानी है कि यहाँ के होल्स डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बात का कहानी है, समझ में आया? तो मैं थोड़ा और डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। सो व्हाट विल हैपन? डिफ्यूजन फिर से चालू होगा, इस तरफ होल्स वाला करंट फ्लो करना चालू होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन करंट किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो आई एंड आई एच बेसिकली आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। Are you getting the point? So this is how the current will rise. This is called as forward biasing. Bias का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना रिजल्ट बायस था। इसका मतलब क्या है? किसी एक डायरेक्शन को फेवर कर दिया तुमने, या किसी एक आउटपुट को तुमने फेवर कर दिया। यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन को फेवर किया ही नहीं, अप्लाइड वोल्टेज लगाया और रिकॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, फेवर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड मतलब होल्स को भी हमने फॉरवर्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने फॉरवर्ड आगे भेज दिया। Getting the point? Is that clear? तो forward bias conditions में एक semiconductor, a PN junction will behave like a very very good conductor. Yes, you have to make a sacrifice of 0.7 volt. 0.7 volt तक वो semiconductor diode कुछ कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन 0.7 वोल्ट के बाद वो बहुत ही एक बढ़िया कंडक्टर बन जाएगा। A huge amount of current will flow for a very low voltage. बात समझ में आया? हाँ, याद रखना। लेकिन करंट का रेंज क्या है? It will be of the order of मिली एम्पियर। कोई डाउट? पॉज करना। कोई डाउट? मैं दिख रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा दिखने से होगा। ओके फाइन। सो अभी द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड वाज पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशंस। कैसे याद रखोगे? पी के साथ पी साइड, बैटरी का पी साइड पीएन जंक्शन के पी साइड के साथ कनेक्टेड होगा और बैटरी का एन साइड पीएन जंक्शन के एन साइड के साथ कनेक्टेड होगा। या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रिकॉम्बिनेशन को फेवर कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव चार्जेस को पुश करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव चार्जेस को पुश करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो है उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। इज दैट क्लियर? और इसको हम बोलेंगे द पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन। दिख रहा है? पी के साथ हमने किसको कनेक्ट करके रखा है? वी हैव कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और एन के साथ हमने किसके साथ कनेक्ट करके रखा है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। मतलब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इन पॉजिटिव चार्जेस को, होल्स को आगे जाने से रोकेगा, पीछे पुल करके रख रहा है। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस है इनको ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसने पकड़ के रखा है, पीछे की तरफ पकड़ के रखा है, रिकॉम्बिनेशन को फेवर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इसके इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और अप्लाइड वोल्टेज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड विल एंड ऑन द नेगेटिव। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है,
अप्लाइड वोल्टेज का फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल बैरियर वाले रीजन में, डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और अप्लाइड वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर अलोंग द सेम डायरेक्शन, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये पोटेंशियल बैरियर के वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर दे रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्वियस नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट फील्ड इन दिस रीजन? इट विल इंक्रीज। तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो ये अप्लाइड वोल्टेज है ये पोटेंशियल बैरियर को और बढ़ा दे रहा है। तो पोटेंशियल बैरियर अगर और बढ़ जाए, सो व्हाट विल हैपन टू द डिफ्यूजन करंट? तो और भी कम हो जाएगा ना। पहले थोड़ा बहुत हो रहा था, क्यों हो रहा था? बिकॉज कंडक्शन बैंड के अपर लेवल में कुछ फ्यू ऐसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास उतना एनर्जी है कि इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस ओवर कर पा रहे थे। अभी तो वो भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज पोटेंशियल बैरियर बहुत बढ़ चुका है। और बेसिकली हम बैरियर को धीरे धीरे और बढ़ा रहे हैं बिकॉज मैंने जो बैटरी लगा के रखा है उसका वोल्टेज हम क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। पहले 100 था, फिर 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 130 होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? फाइन, ओके। नाउ देयर माइट बी अ थॉट इन योर हेड कि सर देखो, आपने यही समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रिकॉम्बिनेशन को अपोज करता है। व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स? व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स? उनके रिकॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आ सकता है कि सर ओके, आपने जब अप्लाइड वोल्टेज लगाया है, मेजॉरिटी के रिकॉम्बिनेशन को तो अपोज कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी के रिकॉम्बिनेशन को तो असिस्ट कर रहे हैं। और माइनॉरिटी के कारण जो करंट बनता है उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट शुड इंक्रीज। इज दैट क्लियर? सो इफ यू सी द ग्राफ प्रॉपर्ली, मैंने वोल्टेज को नेगेटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया बिकॉज पहले वाले ग्राफ में हमने पॉजिटिव एक्सिस में बनाया था उस पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी हमने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो मैंने नेगेटिव में बनाया। और यूनिट्स भूलना मत, वो 0.2 0.3 में था, ये 20 40 60 80 में है। स्केल भी बदल चुका है और करंट का स्केल भी बदल चुका है माइक्रो एम्पेयर में। बात समझ में? इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ध्यान से देखो, ये जो यहाँ से लेके 0 20 40 60 ये जो रीजन है, इस रीजन में देखो तुम्हारा करंट एक तो बहुत ही कम है लेकिन कांस्टेंट है। तो इस करंट को बनाने वाला कौन है? दिस इज ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन तो होगा ही नहीं, दिस इज व्हाट? ड्रिफ्ट करंट। बट यू विल हैव ए क्वेश्चन, सर ड्रिफ्ट करंट को थोड़ा तो बढ़ना चाहिए था क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो। इज दैट क्लियर? डू यू गेट माई क्वेश्चन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपने वोल्टेज बढ़ाया, अप्लाइड वोल्टेज ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करता है, तो ड्रिफ्ट करंट को बढ़ना चाहिए। ड्रिफ्ट करंट नहीं बढ़ेगा। एक तो कंसंट्रेशन इसका इतना कम है ना, इतना कम कंसंट्रेशन है, चार्जेस का नंबर इतना कम है कि तुम जितना भी वैल्यू हाई वोल्टेज लगा दो, फ्लो तो उतना ही रहेगा बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज वेरी वेरी लेस, वेरी पुअर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। तो तुमको कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्रिफ्ट करंट में नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट तुम ऐसे बोल सकते हो दैट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट करंट विल बी कांस्टेंट व्हाट एवर बी द वोल्टेज। वोल्टेज चेंज को वो, इट इज नॉट सेंसिटिव टू वोल्टेज चेंज, and the only reason for this is that the concentration of magnetic charge carriers is very very low। तो ज़्यादा कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं, क्रिएट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बट इफ यू ऑब्जर्व दिस ग्राफ प्रॉपरली, 90 में देखो करंट सडनली क्या कर गया? राइज कर गया। मतलब यू ऑलमोस्ट हैव ए कांस्टेंट करंट, सॉरी यू ऑलमोस्ट हैव ए वेरी हाई करंट फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज बिकॉज वोल्टेज तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 90 के आसपास ही रहा, लेकिन करंट जो है वो क्या कर गया? रैपिडली इंक्रीज कर गया। ये ऐसा क्यों हो चुका है ये बताओ? कैन यू गैस क्या हुआ होगा? 90 वोल्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि करंट सडनली इतना राइज कर जाता है? इसका बहुत ही आसान तरीका है समझने का, ध्यान से सुनना। नाउ जस्ट फोकस ऑन द डिप्लीशन लेयर। इफ आई इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज, व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर? इंक्रीज, राइट? डिप्लीशन लेयर में कौन रहता है? देयर आर नो फ्री चार्जेस, बट बॉन्ड्स तो अभी भी है ना, क्रिस्टल का ही टुकड़ा है, वो क्रिस्टल का ही पार्ट है, उसमें सिलिकॉन एटम्स तो अभी भी है, बॉन्ड्स बने हुए सारे कोवलेंट बॉन्ड्स है, सिर्फ फ्री चार्जेस नहीं है। तो अगर इस रीजन में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, व्हाट विल इट डू विद द बॉन्ड्स इन दैट रीजन? वहाँ पर जो बॉन्ड्स बने हुए कोवलेंट बॉन्ड्स, उसके साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके एक तरफ लेके आ जाएगा। इट विल बी ट्राइंग टू प्लक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड, बॉन्ड्स को तोड़ने का कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मत समझ में आया मैंने क्या कहा?
Did you get my point? In the depletion layer, I have used the term depletion layer to mean the fact that there are no free charges, but there are still atoms there who have made very proper covalent bonds. तो उस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन याद है तुमको पढ़ाया था मैंने, एक स्फीयर में अगर चार्ज डिपॉजिट करते जाओगे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि वो आसपास के एटमॉस्फेयर को आयनाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड से फ्लक आउट करके लेके आ जाएगा, बॉन्ड्स को ही तोड़ देगा। बॉन्ड्स टूटने के साथ साथ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली डिप्लीशन लेयर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिप्लीशन लेयर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड सडनली देयर विल बी ह्यूज जनरेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड देयर विल बी सडन राइज इन करंट। दैट सडन राइज इज दिस। बात समझ में? लेकिन देखो बात को समझो, लेकिन ये करंट इतना हाई है ना, इतना हाई है कि वो डायोड ही जल जाएगा। समझ में? इसमें हम कहते हैं कि द डायोड हैज ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड बोलते हैं हम इसको। और जिस वोल्टेज में ये करंट होता है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका रीज़न इसलिए है बिकॉज देखो करंट जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो डायोड जो वो खुद जल जाएगा। तो बेसिकली 90-100 वोल्ट में डायोड फंक्शन नहीं कर, बिकॉज मैंने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, वहाँ पर तो बहुत कम वोल्टेज था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या बहुत ज़्यादा है, तो इतना करंट फ्लो करेगा, इतना हीट जनरेट होगा कि डायोड ही जल जाएगा। तो इसको हम, इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर तुमको डायोड को बचाना है तो सर्किट में रेजिस्टर लगाना पड़ेगा टू लिमिट द करंट इन द सर्किट, नहीं तो डायोड फंक्शन नहीं कर पाएगा। Are you getting the point? That means for a good range of voltage, the diode is offering very high resistance. 90 वोल्ट में जाके ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उसके पहले बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा था। Do you understand this? बहुत ही कम करंट, नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रहा था। Is that clear? पक्का? That means 90 के बाद तो ये खराब ही हो जाएगा, काम तुम्हारा काम का नहीं होगा, it will get destroyed. Is that clear? But before that, the diode is offering very high resistance to the flow of charges, right? Okay. So, डायोड का जो स्पेशलिटी है, पीएन जंक्शन का जो स्पेशलिटी है, वो यही स्पेशलिटी है। बिकॉज ध्यान से देखना, इस केस में करंट का डायरेक्शन और फॉरवर्ड बाइसिंग केस में जो करंट का डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड अंडर रिवर्स बाइस कंडीशंस the diode offers almost infinite resistance. But under forward bias conditions, if you make that small sacrifice of cut-in voltage of 0.7 volt, the diode offers in fact no resistance. बात समझ में आया? That means simple language में अगर बताया जाए तो डायोड जो है अपने थ्रू एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने नहीं देता. So that is the speciality of a diode. When you try to make current flow along one particular direction, it will behave as a conductor. But when you try to push current in the opposite direction, it will behave like an insulator, जो कि रेजिस्टेंस नहीं कर सकता. समझ में आया? रेजिस्टेंस के लिए दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकते हैं, बट ये एक अंडर वन कंडीशन इट विल बिहेव लाइक ए वेरी गुड कंडक्टर, एंड अंडर वन कंडीशन इट विल बिहेव लाइक ए वेरी बैड कंडक्टर. इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर. इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ठीक है. और एक छोटा सा टर्म आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज इस ग्राफ का स्लोप देखो, स्लोप कांस्टेंट नहीं है. स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप अगर मैं वी एन आई, यहाँ पर तो वी एन आई है, मतलब आई इक्वल टू वी बाई आर, आर इक्वल टू वी बाई आई, राइट. सो इस ग्राफ का जो इन्वर्स स्लोप होगा दैट इज रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर हमने एक्स में वोल्टेज प्लॉट किया है, करंट वाई में प्लॉट किया है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका इन्वर्स का वैल्यू क्या होगा? रेजिस्टेंस. और वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस. एंड आर विल बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल आई. अलग अलग जगह अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, तो तुमको चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट करना पड़ेगा अलग अलग जगह. इसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस. एंड दिस इज हाउ द डायोड फंक्शंस अंडर रिवर्स्ड बायस कंडीशंस. किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो. एनी डाउट? एनीवन? एनीथिंग? हाँ. करंट का वैल्यू तो माइक्रो एम्पियर्स में है, तो इतना ज़्यादा हीट कैसे प्रोड्यूस होगा? आई स्क्वायर. लेकिन करंट बहुत, यहाँ पर ग्राफ खत्म नहीं हो जाता, तो मतलब इट विल कैरी फॉरवर्ड, राइट. ग्राफ डज नॉट स्टॉप हियर. एंड द वोल्टेज अप्लाइड इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई. 80 वोल्ट में वो जल जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है ना.
इट ऑफर्स ऑलमोस्ट वेरी हाई रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो बंद कर दो. डन फॉर टुडे.